जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक विशेष विषय आपके समक्ष लेकर आया हूँ। भारत चीन युद्ध सन 1962 और इसमें हमारी तरफ से जो भूलें हुई, जो कमियां रह गईं, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जी हाँ, भारत पर चीन की चढ़ाई के 61 साल पूरे होने के अवसर पर इस राष्ट्रीय दुर्भाग्य के दोषियों कल्पाबिलिस की भूमिका की विवेचना करने का समय आ गया है। कल्पा लैटिन भाषा का शब्द है जिससे आगे कल्पाबिलिस बना है, अर्थात दोषी। लिहाजा यह शब्द टाली जा सकने वाली इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी को परिभाषित करता है। तथापि सन 1962 में भारतीय सेना की करारी हार टाली जा सकती थी या नहीं, यह आज भी बहस का विषय है। सन 1962 के युद्ध की चर्चा अधिकांशतः तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और उनके रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन की भूमिका पर केंद्रित रहती है और हर कोई इन्हें ही मुख्य दोषी मानता है। आज भी यह चर्चा होती रहती है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी सीमा पर दुश्मन का सामना करने हेतु सेना की माकूल तैयारी करवाना थी, वह फर्ज निभाने में वे अपनी काबिलियत या नाकाबिलियत किस हद तक सिद्ध कर गए, किंतु यह तय करने अथवा उन पर लगे इल्जामों का ग्रहण मिटाने को किसी किस्म के तथ्य खोजी प्रयास नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि तत्कालीन सिविल और सैन्य नीति निर्माता दोनों ही अपने काम में बुरी तरह असफल रहे और युद्ध में मिली शर्मनाक हार के कारणों का इल्जाम खुद पर लगने की पूरी जमीन तैयार कर दी। इस बारे में कोई शक नहीं कि देश की रक्षा तंत्र की जिम्मेदारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके नज़दीकी रक्षा मंत्री श्री मेनन पर थी। फिर भी तत्कालीन नौकरशाहों की भूमिका पर शायद ही कभी ध्यान दिया गया हो। सेना विफल रही और इसके लिए आलोचना भी झेली, पर कोई उस वक्त के शीर्ष नौकरशाहों की कारगुजारी के बारे में क्यों नहीं बात करता। हालात कितने भी उथल पुथल भरे या भड़काऊ रहे हों, कभी अपनी दृढ़ता के लिए विख्यात पूर्व ब्रिटिश राज द्वारा बनाया गया प्रशासनिक तंत्र इस कदर कैसे ढह सकता था। इसको लेकर खिंचाई क्यों नहीं हुई। क्या रक्षा मंत्री ने सेना द्वारा सरकारी अनुमति के लिए भेजे प्रत्येक प्रस्ताव पर फैसला लेने में अपनी नहीं चलाई। विषय चाहे राजनयिक और मंत्रालय कर्मियों की उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से गोलियां तोपें खरीदने का हो, या टैंक अथवा टैंकरों का, मशीन गन हो या विशेष शीत युद्ध वर्दी का, या फिर हिमालयी सीमा के नक्शों का, हर एक में यह नौकरशाह हावी नहीं रहे। क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सेना की बजाय सिविल नौकरशाहों की क्षमता और काबिलियत पर अगाध भरोसा और विश्वास नहीं किए रखा। क्या वे राजनीतिक नेतृत्व के आंख और कान नहीं थे। हकीकत को गहराई से जानने को हमें चीनियों की हिरासत में 6 महीने और 12 दिन बतौर युद्धबंदी रहे ब्रिगेडियर जॉन दलवी की लिखी हुई कुछ पंक्तियों का संदर्भ लेना होगा। दिल्ली पहुंचने पर वे तत्कालीन सेनाध्यक्ष से मुलाकात करने गए। दलवी ने सेना प्रमुख के बोलों को शब्दशः दोहराया, रिपोर्ट लिखो ताकि हमें सीखने को मिले और भविष्य में तश्तरी में रखकर ब्रिगेड चीनियों को न देनी पड़े। कितनी हैरानी की बात है, क्यों नहीं किसी को यह सीधा और मूल सवाल सूझा कि कब, क्यों और किसके आदेश पर तश्तरी पर रखकर ब्रिगेड चीनियों को देने की नौबत बनी। क्या यह हालात तत्कालीन प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री से फैसलों से बने, निजी या सामूहिक तौर पर। इस प्रकार के फैसले क्या सैन्य कमान की आदेशात्मक श्रृंखला को हाशिए पर रखना नहीं था। सेना की हमलावर इकाइयों की तैनाती और बंदोबस्त की कमान, नियंत्रण और संदेश का तंत्र वास्तव में किसके अधीन होना चाहिए था। विडंबना है कि इसका जवाब युद्धबंदी रहे ब्रिगेडियर दलवी की कलम से ही निकला है, जिन्होंने प्रभावशाली ढंग से सन 1962 युद्ध के संपूर्ण पहलुओं का बखान निर्मम ईमानदारी से महज 6 पंक्तियों में किया है। सन 1962 एक राष्ट्रीय विफलता थी जिसका दोषी प्रत्येक भारतीय है। यह प्रशासन के उच्च स्तर पर युद्ध परिचालन की नाकामयाबी है, विपक्ष की असफलता है, मुझे सहित सारी फौज की हार है। यह जिम्मेवाराना जन विचार और प्रेस की भी असफलता है। भारत सरकार की कहें तो वहाँ प्रत्येक स्तर पर हिमालयी भूलें हुई हैं। यह युद्ध भारत चीन द्विपक्षीय रिश्तों का परिदृश्य बयान करता है, जिसकी प्रस्तावना 1 दशक पहले से ही लिखी जाने लगी थी। सही मायनों में भारतीय राजनीति के तत्कालीन अगुवा अनाड़ी
किंतु भली नीयत वाले थे, ना कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रक्त पिपासु तानाशाह की तरह कपटी, निर्मम और स्वार्थी। भारत ने अपनी आज़ादी की यात्रा नियति से साक्षात्कार अवस्था और मेरे मन में भी सपना है वाली सोच से शुरू की थी। सही या गलती से आज़ाद भारतीय नेतृत्व ने राजनीतिक खून खराबे की राह कभी भी नहीं पकड़ी और यहीं पर अपने इलाकाई हक को लेकर यथेष्ट आक्रामकता रखने में भारतीय नीतियों की कमजोरी आड़े आ गई। अहिंसा का चाव और विवादित मुद्दों पर भारत द्वारा अपनाई गई राजनयिक राह चीन की युद्ध अभ्यस्त सेना और नेताओं के इरादों से मेल नहीं खाती, जिनका रिकॉर्ड 25 वर्ष चले गृह युद्ध में 2 करोड़ से अधिक अपने लोगों की हत्या का था। इसलिए सन 1962 की विद्रप्ता यह है कि सन 1958 तक हिमालयी सीमा को लेकर हिंदुस्तान हान मैत्री में रार का लेश मात्र भी संकेत नहीं था। भारत और चीन के बीच संबंध अत्यंत मधुर थे। दोनों के लिए सीमा के पूर्वी छोर पर सुस्पष्ट निशानदेही वाली मैकमोहन रेखा ही असली सीमा रेखा थी, जबकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सेना की महत्वाकांक्षा पश्चिम प्रभाग तिब्बत शिनचियांग गलियारा में अलग थी। इसलिए दोनों मुल्कों के लिए तसल्ली बख्श स्थिति पाने के लिए आवश्यक था कि राजनयिक माध्यम से समझौते की मेज पर संधि बनाई जाए, लेकिन यह होना नहीं था और युद्ध से पाला पड़ गया। सन 1962 के युद्ध पर विदेशी पत्रकार नेविले मैक्सवेल द्वारा जुगत लगाकर पाई गई अति गोपनीय भारतीय सैन्य जांच रिपोर्ट के आधार पर लिखी पुस्तक भारत का चीन युद्ध उस समय सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में एक रही। हालांकि मंत्रालय के अधिकारियों की मिलीभगत से प्राप्त इस रिपोर्ट पर आधारित यह लेखनी इससे अधिक पक्षपाती और एक तरफा नहीं हो सकती, क्योंकि चीनी दस्तावेजों तक पहुंच बनाए बिना केवल भारत की लोकतांत्रिक नीति को दोषी मानना कहाँ का न्याय है। यह रिपोर्ट लीक होना प्रशासनिक गोपनीयता का कानून सन 1923 के तहत अपराध है। इसके बावजूद किसी को पकड़ा तक नहीं गया। अधिकारियों के इस गैर जिम्मेदाराना और आपराधिक कृत्य का है किसी के पास जवाब नहीं है ना। सच है कि सन 1962 की हार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक जाकर खत्म होती है, लेकिन इन्हीं प्रधानमंत्री ने अनेक मौकों पर चीन के द्वेष और धूर्तता का जिक्र किया था। यहाँ तक कि दिनांक 20 नवंबर सन 1950 जैसे आरंभिक समय में भी लोकसभा में अपनी प्रतिबद्धता के साहस का परिचय देते हुए जब चीन ने तिब्बत पर चढ़ाई कर हड़पा था, कहा गया था, हमारे नक्शे दिखाते हैं कि मैकमोहन रेखा हमारी सीमा रेखा है और यह हमारे लिए सीमा रेखा है। नक्शा हो या ना हो, तथ्य यही है, हम इस रेखा पर अडिग हैं और किसी को इस सीमा के पार आने नहीं देंगे। हालांकि सन 1950 में उन्होंने ये बोल बेधड़क होकर कहे थे, किंतु जो कुछ भी अक्टूबर-नवंबर सन 1962 में हुआ वह बाहरी पतन था, ईमानदार नियत का भयावह क्रियान्वयन था। यह फौज की एक कहावत याद आती है, खराब सैनिक नहीं, खराब कमांडर होता है। इसी तर्ज पर सिविल संदर्भ में कहे तो खराब नागरिक नहीं, खराब शासक होता है। जो भी हो, सन 1962 की हार के लिए सिविल सेना तंत्र अपनी संयुक्त जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ये सब चर्चा मैंने सन 1962 के संबंध में बताई जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, लेकिन अगर उसकी तुलना हम आज की सैन्य शक्ति से करें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हमारी भारतीय सेना ने एक बहुत ही विकास किया है। हमारे पास कई तरीके के हथियार, परमाणु हथियार और ना जाने कितने ही हमारे पास साजो सामान हमारे पास आया है। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के सभी नागरिकों को बहुत ही ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज हमारा देश एक मजबूत देश बन चुका है। आज हमारा देश किसी भी देश का सामना करने के लिए संपन्न है, किसी भी देश का सामना करने के लिए सक्षम है। इसीलिए हमें अपने देश के बारे में कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमारा देश विकास कर रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी परिवारों के लिए भी मंगल कामनाएं करता हूं। आप सदैव सुखी, संपन्न और खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के इस भारत चीन युद्ध सन 1962 को समाप्त करता हूं और आगे आने वाले समय में मैं आधुनिक भारत के सैन्य
शक्ति के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपको शीघ्र ही देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।